सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन चारण, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए भाग प्रथम हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। वे विद्यार्थी जिन्होंने स्कूल शिक्षा पूर्ण करके महाविद्यालय शिक्षा में प्रवेश लिया है, आप लोगों को महाविद्यालय शिक्षा में विद्यालय शिक्षा से कुछ अलग महसूस होगा। पाठ्यक्रम को लेकर के, प्रश्न पत्र की योजना को लेकर के, कक्षाओं में पढ़ाई को लेकर के, प्रश्नों को हल करने की दृष्टि से, हर दृष्टि से थोड़ा सा परिपक्वता का स्तर है वो बढ़ जाता है। इस नाते आप लोग पढ़ाई को उसी रूप में करेंगे ऐसी अपेक्षा, आशा आपसे है। महाविद्यालय में पुनः आपका स्वागत। हिंदी साहित्य की ये कक्षा, इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र पे बात करेंगे और आज हम हिंदी साहित्य पहला प्रश्न पत्र, उसके पाठ्यक्रम की चर्चा के निमित्त अभी की आज की इस कक्षा में वार्तालाप करेंगे। मैं आपसे ये सब साझा करने वाला हूं कि आपको पहले प्रश्न पत्र में क्या क्या पढ़ना है और फिर परीक्षा में उनमें से प्रश्न किस रूप में आते हैं, क्योंकि आपको इसकी जानकारी होगी तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। इसलिए पाठ्यक्रम पर चर्चा ढंग से कर लें, आप उसको समझ लेंगे। विद्यालय और महाविद्यालय में फर्क है कि विद्यालय में तो आपको एक पाठ्य पुस्तक दे दी जाती है कि ये पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसी में से सब कुछ रहता है। महाविद्यालय स्तर पर पाठ्य पुस्तक जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर अलग अलग अध्याय में से, अलग अलग कवियों की रचनाओं में से, अलग अलग काव्यों में से, अलग अलग ग्रंथों में से कुछ पाठ दे दिए जाते हैं, कुछ भाग दे दिए जाते हैं। आप चाहो तो उन मूल ग्रंथावलियों में से उनको पढ़ सकते हो, आप चाहो तो उनके छोटे संकलन भी तैयार मिलते हैं, पढ़ सकते हो। इसलिए इस दृष्टि से आपको समझना है। ये जो पाठ्यक्रम चर्चा हम कर रहे हैं, आपका जो पहला प्रश्न पत्र है 5 इकाइयों में बटा हुआ है। हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न पत्र 5 इकाई में बटा है। ध्यान से आप सुनते रहेंगे, धीरे धीरे हम पढ़ते हैं। 5 इकाइयों में से पहली जो 3 इकाइयां हैं उनमें कवियों की रचना, यानी कि कविता का प्रश्न पत्र है। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, इस काव्य पेपर का जो नाम है वो नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। तो हिंदी साहित्य के 4 काल जो इतिहास के हम मानते हैं, प्राचीन काल, फिर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो यहां पर हम प्राचीन और मध्यकालीन काव्य में 2 काल पढ़ेंगे, यानी मध्यकाल का पहला, पूर्व मध्यकाल, भक्ति साहित्य का भक्ति काल तक की रचनाएं पढ़ेंगे। तो आदि काल आ जाएगा, भक्ति काल आ जाएगा। तो 5 इकाइयों में से पहली 3 इकाइयां हैं, उनमें कवियों की रचनाएं हैं। प्रत्येक इकाई में 4-4 कवियों को पढ़ना है, यानी कुल मिलाकर के 12 कवियों की रचनाएं आपको पढ़नी है। पहली इकाई है, उसमें बीसल दे रास, नरपति नाल का आपने नाम सुना होगा, राजस्थानी के कवि हुए हैं आदिकाल के, उनकी रचना है बीसल दे रास। तो जो पहली इकाई में 2 रचनाएं, पहली और दूसरी, पहली बीसल दे रास, दूसरी ढोला मारूरा दुहा, ये राजस्थानी की रचना है। विद्यार्थियों से ये साझा कर दूं, राजस्थानी हिंदी भाषा का ही एक अंग हो गया। हिंदी की ही एक बड़ी विभाषा, हिंदी का एक बड़ा भाग है वो राजस्थानी है। यद्यपि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं है, इसलिए राजस्थान की वो राजभाषा नहीं बन पाई। उसके बावजूद हिंदी में राजस्थानी का अपना अहम स्थान है। उस स्थान को देखते हुए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में राजस्थानी की रचनाओं को शामिल किया जाता है। उसी दृष्टि से आपके पाठ्यक्रम में पहला अध्याय बीसल दे रास, नरपति नाल कवि का है। हम उसमें से कुछ चुनिंदा, जो वियोग संदेश, पुनर्मिलन, नायक नायिका है, उनका मिलन होता है, पुनः वो मिलते हैं, उस दौरान का वियोग श्रृंगार का जो चित्रण है, उनके बीच में पुनर्मिलन होता है, उसके पहले वियोग का, फिर मिलन का, संयोग का। तो ये वाला कुछ पार्ट, आपके कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में है। राजस्थानी का ये विशिष्ट काव्य है बीसल दे रास, उसमें से कुछ थोड़ा सा चुनिंदा अंश पढ़ेंगे। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि महाविद्यालय शिक्षा में, महाविद्यालय पाठ्यक्रम में आपको विभिन्न रचनाकारों से परिचित करवाने का उद्देश्य रहता है, इसलिए रचनाओं में से कुछ अंश लिए जाते हैं। पूरे प्रबंध काव्य को नहीं लिया जाएगा, पूरा खंड काव्य नहीं, उसमें से कुछ थोड़ा सा अंश ले लिया जाता है ताकि आपकी रुचि उसमें बने और आप उसको पढ़ना शुरू करें। तो बीसल दे रास पहला अध्याय होगा। दूसरा अध्याय है ढोला मारूरा दुहा। ये राजस्थान की एक लोक गाथा है, बहुत प्रसिद्ध लोक प्रेम गाथा। इस प्रेम गाथा में से
जो मालवणी ढोला की दूसरी पत्नी मालवणी है, उसके विलाप का, उसके वियोग का, बिछोह का वो वाला वर्णन है। इसलिए उसकी भी हम कहानी पढ़ेंगे। ये लौकिक प्रेम कथा की भी बात करेंगे, उनके जो दोहे चुनिंदा है उनके व्याख्या खंड की बात करेंगे, उनके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो पहली इकाई में 4 अध्याय है। उसमें से पहला विसल देरास, दूसरा ढोला मारूरा दूहा, तीसरा विद्यापति, ये मैथिली के कवि हुए हैं, श्रृंगार के रचनाकार हैं। तो उनकी कुछ रचनाएं इस पाठ्यक्रम में हम पहले पेपर में पढ़ेंगे, विद्यापति की। और अगला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियां बहुत प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो हिंदी का बहुत चावा नाम है, चर्चित नाम है, इसलिए उनकी कुछ रचनाएं, कहे मुकरनिया उनकी प्रसिद्ध है, पहेलियां उनकी प्रसिद्ध है। तो अमीर खुसरो को पढ़ेंगे। तो पहली इकाई में 4 अध्याय हो गए। फिर दूसरी इकाई है, उसमें आप सबने पढ़ा हुआ है, कबीर को पढ़ेंगे। दूसरी इकाई में कबीर, जिसमें गुरुदेव को अंग, विरह का अंग, करनी के अंग, यानी कबीर के पाठ्यक्रम में से कुछ कबीर के दोहे, कुछ साखियां, कुछ पद इसमें हम पढ़ेंगे। तो दूसरी इकाई का पहला अध्याय हो गया कबीर, दूसरा जायसी। जायसी का पद्मावत बहुत प्रसिद्ध रहा। पद्मावती पिक्चर के समय भी आप सबने सुना होगा। इस काव्य की खूब सारी चर्चाएं हुई, आपके पाठ्यक्रम में यह है। तो पद्मावत की कथा भी जानेंगे और पद्मावत काव्य में से चुनिंदा अंश आपका जो मानसरोदक खंड वाला और नागमती का वियोग वर्णन। नागमती पद्मावत की, जैसे पद्मावती है वैसे ही नागमती भी उसका एक पात्र है। तो नागमती का वियोग वर्णन, राजा रत्नसेन के की पत्नी जो नागमती है वो किस तरह से वियोग में विलाप करती है, अपने पति से बिछोह में कैसा कैसा महसूस करती है, वो वाला वर्णन जायसी ने जो किया है वो हमें पढ़ना है। तो दूसरी इकाई में कबीर हो गया, जायसी हो गया, फिर महाकवि तुलसी, गोस्वामी तुलसीदास, उनकी विनय पत्रिका। रामचरितमानस को तो आपने पहले के पाठ्यक्रम में पढ़ाई है। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हम तुलसी की विनय पत्रिका पढ़ेंगे। विनय पत्रिका भक्ति का बहुत अनन्य ग्रंथ है तुलसी का। उनमें से कुछ विनय पत्रिका में से कुछ पद चुनिंदा, पूरी विनय पत्रिका नहीं। और इसका दूसरी इकाई का चौथा अध्याय है, वो सूर सौरभ नाम से नंदकिशोर आचार्य का संपादित ग्रंथ है। वो सूरदास की रचनाएं उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये भक्ति की रचनाएं होगी, कबीर, जायसी, तुलसी और सूर, इन 4 को हम दूसरी इकाई में पढ़ेंगे। तीसरी इकाई में फिर राजस्थानी का पार्ट आएगा। मीरा को पढ़ना है, जिसने राजस्थानी को सब जगह परिचय, प्रसिद्धि दिलाई, ख्याति दिलाई। उस मीरा, भक्तिमती मीरा का साहित्य हम पढ़ेंगे, उनके कुछ पद पढ़ेंगे। मनरे परस हरि के चरण, कुछ इनमें से पद आएंगे, आपके पाठ्यक्रम में है, चुनिंदा पाठ्यक्रम, कुछ पद आपके लगाए गए हैं। तीसरी इकाई का जो दूसरा पाठ है वो रहीम का होगा। रहीम कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में, भक्त कवि के रूप में उनका अपना कोई सानी नहीं है, तो रहीम जी को पढ़ेंगे। और उसके बाद रसखान, तीसरी इकाई का अगला जो तीसरा पाठ है वो रसखान का है। तो मीरा, रहीम, रसखान। रसखान के भक्ति के पद बहुत अच्छे हैं, आपने 9th 10th में भी पढ़े हैं, सीनियर में भी हिंदी में आपने पढ़ा होगा। मानुस हो तो वही रसखान, और यालो कुटी यरु कामरी, या पर वो वाले सारे पद, कुछ चुनिंदा पद है, वो कृष्ण की अनन्य भक्ति के पद, उनके हम पढ़ेंगे। और एक इसमें कवि की दृष्टि से अंतिम अध्याय भक्त कवित्री सहजोबाई का पाठ्यक्रम में रहेगा। तो कुल मिलाकर के 12 रचनाकारों को पढ़ना है। 3 इकाइयां होगी। पहली इकाई में विसल देरास, ढोला मारू, विद्यापति और अमीर खुसरो। उसके बाद दूसरी इकाई में कबीर, जायसी, तुलसी और सूर। तीसरी इकाई में मीरा, रहीम, रसखान और सहजोबाई। ये 12 अध्याय हो गए। आप ये मान के चले 12 कवियों की रचनाएं, कुछ चुनिंदा रचनाएं, पूरी रचनाएं नहीं, वो आपको पढ़नी। चौथी इकाई है जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास, और वो इतिहास कौन सा, जो आपका आदिकाल और भक्तिकाल का। तो आदिकाल और भक्तिकाल का परिचयात्मक इतिहास लेखन परंपरा, नामकरण, काल विभाजन, जो कि आपने पढ़ा हुआ पूर्व ज्ञान के आधार पर ही, कुछ ज्यादा इसमें पेचीदगी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर से थोड़ा ढंग से पढ़ना है। ये जितना आप आगे की कक्षाओं में चलते चलेंगे, ये पाठ और ज्यादा विस्तृत होते चलेंगे। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा को समझना है, इतिहास को समझना है,
नामकरण, काल विभाजन, परिस्थितियां, प्रवृत्तियां और उनकी पूर्वापर सीमा निर्धारण का, पहले सीमा कहां, अंतिम सीमा कहां, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो चौथी इकाई में हिंदी साहित्य के इतिहास और वो आदिकाल और भक्तिकाल का इतिहास, उसकी प्रवृत्तियां, नामकरण, काल विभाजन, इसको लेकर के बात करनी है। और पांचवी जो इकाई है उसमें काव्य शास्त्र का पार्ट है, जो आपने 9th से 12th तक जूनियर सीनियर में जरूर 11th 12th में पढ़ा है। तो काव्य शास्त्र वाला भाग रहेगा, जिसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम, उससे थोड़ा आगे बढ़ करके काव्य शास्त्र में अर्थ, अभिप्रेत, औचित्य, काव्य गुण, काव्य दोष, ये आपने पहले पढ़ा है, काव्य शक्तियां, इन पर फिर चर्चा करेंगे। अलंकार, अलंकार का अर्थ, विभिन्न आचार्यों के मत, अलंकार का काव्य में महत्व, उदाहरण, इनको पढ़ना है। प्रमुख अलंकार के रूप में आपने पहले भी पढ़े हैं, अनुप्रास, वही पढ़ना है। यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक, संदेह, भ्रांतिमान, अपनहूति, दृष्टांत, उदाहरण, विरोधाभास, मानवीकरण, विशेषण विपर्यय, विशेषोक्ति और विभावना, ये अलंकार पढ़ने हैं। तो काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियां हो जाएंगी, काव्य गुण हो जाएंगे, काव्य दोष हो जाएंगे, काव्य शास्त्र का अर्थ अभिप्रेत वाला वो परिचयात्मक पार्ट आएगा, फिर अलंकार, अलंकार का परिचय, काव्य में महत्व और कुछ चुनिंदा अलंकार जिनके नाम मैंने आपको बताया, ये पढ़ना है। तो ये आपका पाठ्यक्रम हुआ। महाविद्यालय स्तर पर हम अपेक्षा करते हैं अपने विद्यार्थियों से कि पहले दिन विद्यार्थी अपने सिलेबस को कंसर्न करें, अपने पाठ्यक्रम पर विमर्श करें, चर्चा करें, समझे कि मुझे पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है और वो उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें, तभी उस विद्यार्थी को परीक्षा में सफलता मिलती है। अब हम ये बात करें कि आपको 5 इकाई में बांट दिया कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। आखिर परीक्षा की योजना क्या है? 5 इकाइयों में बटा हुआ आपका पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र में 3 इकाई में आएगा। प्रश्न पत्र 3 भागों में, ए, बे, से 3 भाग में बटा हुआ प्रश्न पत्र रहता है। ए भाग में 2-2 नंबर के 10 प्रश्न आते हैं। इकाइयां आपकी 5 हो गई और पांचों इकाई जो है उनमें से 2-2 प्रश्न आकर के 10 प्रश्न हो गए, 2-2 नंबर के हो गए, तो 20 नंबर पहली इकाई में हो गए। पहली इकाई का मतलब ए भाग में प्रश्न पत्र का ए भाग, बे भाग और से भाग 3 भाग है। पहले भाग में पाठ्यक्रम की 5 इकाइयों में से 2-2 प्रश्न आएंगे, यानी कि 10 प्रश्न आएंगे। 10 अनिवार्य है, 10 को करना है, कोई आंतरिक विकल्प नहीं है, 2-2 नंबर के हैं, 20 नंबर की ये इकाई। दूसरा जो खंड है बे खंड, उसमें पहली 3 इकाइयां, यानी पाठ्यक्रम की पहली 3 इकाई, जिसमें मैंने आपसे कहा कि 12 रचनाकार है, पहली, दूसरी, तीसरी में 4-4-4, तीनों इकाइयों में 4-4-4 कवि हैं, वो 12 रचनाकार, उनमें से व्याख्या संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे और 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 12 पाठ आपके हैं, उनमें से 7 व्याख्या आएंगी और 7 व्याख्याओं में से आपको 5 करनी है। यह आंतरिक विकल्प हो गया आपके पास में, यानी 12 पाठ है, 12 पाठ में से 7 व्याख्याएं आएंगी, अलग अलग रचनाकारों की आएंगी। ये विद्यार्थी समझते ही हैं, फिर भी मैं इसलिए स्पष्ट करता हूं, किसी एक की 2 व्याख्याएं नहीं आती है, ये आप जानते ही है, और ये सामान्य नियम भी यही है। तो 7 व्याख्या आएंगी, 7 में से 5 आपको करनी है। तो ये वाला भाग दूसरा हो गया। अब रहा तीसरा भाग, खंड से, वो 5 इकाइयां जो 5 हैं, उनमें से 4 प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। से यानी निबंधात्मक प्रश्न का है, तो से निबंधात्मक प्रश्न में 5 इकाइयों में से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 प्रश्न आपको विद्यार्थी को करने होते हैं। तो 40 नंबर के, 20-20 नंबर के, यानी 40 नंबर की से इकाई हो गई, 20 नंबर की ए इकाई हो गई, तो 40 और 20 60 हो गए, और 40 नंबर की बीच वाली जो बे है, 5 प्रश्न करते हैं, 8-8 प्रश्न की व्याख्याएं आपकी, 8-8 नंबर की व्याख्याएं हैं, तो 40 नंबर उसके हो गए। ऐसे करके 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहता है। विद्यार्थियों से हम अपेक्षा करते हैं कि वो महाविद्यालय स्तर पर जब प्रश्न पत्र को हल करें तो रटा रटाया, वो कि वो शब्द संयोजना, वैसा का वैसा लिखना, ऐसा नहीं, आप अपने दिमाग से अपनी भाषा में लिखना, ऐसी कोशिश करें। और वो विद्यार्थी सबसे अधिक सफल होते हैं जो रोज कुछ न कुछ लिखते हैं,
लिखने का अभ्यास रखने वाले विद्यार्थी ही महाविद्यालय में आकर के अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जिस भी अध्याय को पढ़ें उस पर कुछ प्रश्न बनाएं, उन पर आप लिखना शुरू करें। प्रतिदिन आप 7, 8, 10 प्रश्न अवश्य लिखें। लिखने से मस्तिष्क का और हाथ का संबंध बना रहता है। मस्तिष्क जो निर्देश देता है, हाथ तत्काल उनको क्रियान्वित कर सकता है। अन्यथा आपके मस्तिष्क और हाथ का संबंध ही नहीं रहेगा। परीक्षा में आकर के बहुत से विद्यार्थी यूं हाथ झटकते रहते हैं, सर पकड़ के बैठते रहते हैं, पेन नहीं चल रहा है। उन्होंने न तो कलम से दोस्ती की है, न कागज से दोस्ती की है। परीक्षा में आकर पहली बार आप देखना चाहते हो तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए वैसे ही ये कोरोना काल का विषम समय चल रहा है, विपरीत समय चल रहा है। इसलिए हम मिल नहीं पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन इसी तरह से हमारा मिलना होता है। तो हम अपने विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं, महाविद्यालय में आपका पहला साल है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, परीक्षा को बड़ी गंभीरता से देखिएगा। समय बहुत बीत चुका है पहले ही, इसलिए अब मौसम भी अच्छा है, सर्दियों का समय शुरू हो गया, इसलिए पढ़ना तय करें। प्रतिदिन 5-6 घंटे कम से कम पढ़ना शुरू करें। आप ये नहीं माने कि परीक्षाएं बहुत दूर है, परीक्षाएं बहुत जल्दी आने वाली है। आपको कितने प्रश्न पत्रों की तैयारी करनी है, अपनी योजना बनाइए, एक कार्य योजना पढ़ने की। प्रतिदिन कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, किस विषय को कितने घंटों में मुझे पढ़ करके पूरा करना, उसकी पूरी वार्षिक योजना, परीक्षा तक की योजना आप बना करके रखिएगा, तभी आपकी तैयारी हो सकेगी। हम परीक्षा से महीने भर पहले कुछ विशेष प्रश्नों की बात भी करेंगे। पहले व्याख्या, आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे। इन वीडियो से आप जुड़े रहेंगे। महाविद्यालय ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उन ग्रुप्स पे आप आइए। महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल आप नोट कर लीजिएगा, अभी हम आपके व्हाट्सएप में ग्रुप में डालते हैं, तो उस यूट्यूब को खोल करके देख लीजिए। सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको मिलेंगे। जो आपको पढ़ना है, जो समझ में नहीं आ रहा, वीडियो दोबारा देखिए। आपके पास में ये सुविधा हुई है तो इस आपदा को अवसर में बदलिए और अपनी पढ़ाई ढंग से करिएगा। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फिर अगली कक्षा में हम अगला पाठ लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।